नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रुचु भाई यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाते हैं, और हाँ, आप तक पहुंचाएंगे भी, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो गाइस प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए। वहाँ से बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जो जुड़कर उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। आप भी उससे जुड़े और उसका बेनिफिट आपको मिले। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है, ये आपका लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सोशियो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, है ना। इसका क्या मतलब है कि स्वतंत्र भारत में भाषा नीति, मतलब भाषा से रिलेटेड क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, या फिर क्यों उसको बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी ना, इसी के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल लेनी है। और बिल्कुल हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। वन मोर थिंग, कि आपका यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड गाइस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको जिस भी पेपर को, जिस भी यूनिट को देखना है ना, आप, हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी हैं। तो आप चैनल पर विजिट करें, वहाँ से जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को एंड जिस भी यूनिट को देखना है, आप उसको प्लीज़ देखना शुरू कर दें। अभी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ, हमारे पेपर्स में कुछ बैकलॉग आया है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे बोल रहे हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। बट गाइज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और आप लोग रिजल्ट को लेकर के जो इतना परेशान हो रहे हैं कि हाँ, रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं, यार ठीक है ना, आएगा। और हाँ, अब पूरे चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस काम होकर के, शांत होकर के अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। चूँकि आपका मार्च चल रहा है अप्रैल, फिर आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको फुली फोकस्ड होकर के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पे पूरा फोकस करें, ठीक। तो आइए, तो बिल्कुल हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्वतंत्र भारत में भाषा नीति, सामाजिक और राजनीतिक इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इसके क्या नतीजे निकल के आते हैं, बिल्कुल इसी पे हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। सो लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। बिल्कुल हमें अपनी जो लर्निंग है ना, इसको एंजॉय करना है, हमें ऐसे प्रेशर लेकर के नहीं करना है। और आपके लिए एक अपडेट है। वो अपडेट क्या है, वो अपडेट ये है कि अगर आप यूपी में 2026-28 का जो सेशन है, मीन्स यूपी से आप बीएड करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारी अपडेट्स हम आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम पूरी वो क्या बोल सकते हैं, वो पूरे तरीके से आपकी हेल्प कर सके, आपकी क्लासेस, नोट्स एंड अपडेट सब कुछ, ठीक। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपका अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ कर के बीएड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आइए, जुड़िए और हमारे साथ करिए। बहुत बच्चे हमसे जुड़ कर के उसका लाभ उठा रहे हैं। आई होप कि आप भी उस लाभ का हिस्सा बने। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि सारी लिंक्स, नोट्स, पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल हम वहीं पे शेयर करते हैं, तो आपको वो ईजिली मिल पाएगा। साथ ही साथ में आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको भी ज्वाइन करके रखना है। अगर आप हमारे से क्या करना चाहते हैं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं ना, और उस ग्रुप में जुड़ कर के बहुत बच्चे हैं जो हमसे बात भी करते हैं, सो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ से आप अपने डिस्कशन एंड आपको एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो सकती है विद ईच एंड एवरीवन, है ना। तो आपको ग्रुप में जुड़ना है। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है जेडी एजुकेशन का, तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और क्या करना है, हमसे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी लेवल पे लेके जाना है। और अगर आप गाइस हमसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस दे रहे हैं ना, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। आप आइए, विजिट करिए, हमसे मिलिए। साथ ही साथ
अगर आप नहीं आ सकते हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे करके रखा है, जिसमें 2 नंबर हमें दिया, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं 9919599066, साथ ही साथ 8090656656। तो हमने ये 2 नंबर दे के रखा है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करें और हमसे बात करें और आप अपनी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी इंक्वायरी है, आप हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक अपडेट क्या है, वो अपडेट ये है कि आपकी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसकी जो डेट है ना, वो 5 अप्रैल तक बढ़ चुकी है विद फ़ी। और अगर आप लेट फ़ी के साथ करना चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते कि आप इसको लेट फ़ी के साथ करें, तो यहाँ पर 10 अप्रैल है, तो आप क्यों लेट में पेमेंट करना चाहेंगे, मतलब ज़्यादा पैसा क्यों देना, है ना? तो आपको अपना 5 अप्रैल तक अपने फॉर्म फिलअप कर देना है ना। इस बार जो आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है, तो इसमें ना कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सटेंडेड द यूपी बीएड जेईई 2024 एप्लीकेशन डेडलाइन टू 5 अप्रैल 2026 विदाउट लेट फ़ी। कोई भी लेट फ़ी के साथ नहीं है। तो आपको अपना क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप कर देना है और हम कल या परसों से आप जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आप तो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, आई मीन हमारे रेगुलर लर्नर्स हैं, आपको तो पता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी अच्छे से हम लोगों ने लाइक कम्प्लीटली क्लासेस अपनी करी थी और आई रियली होप कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपके जो भी भाई हों, बहन हो, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, जो भी आपके फ्रेंड्स ना, उनको प्लीज़ आप ज़रूर से ये बता दीजिएगा कि हम 2 दिन के अंदर में ही आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलें, रेगुलर आपकी क्लासेस होने वाली है। तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की, क्लास की, सिलेबस की, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन सब कुछ दे रहा है। तो आपको विदाउट किसी डिले हमारे साथ जुड़ना है, अपना भरोसा दिलाना है और इसी के साथ हम दोनों को ही आगे बढ़ते रहना है। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, कि क्या था क्या नहीं था। तो सबसे पहले कि इंडिया अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड लैंग्वेज पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू मेंटेन unity in diversity. However, due to linguistic diversity, the implementation of language policy led to significant socio-political restrictions, है ना। अब देखिए कि होता क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए, कि चूंकि हमें पता है जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो विविधता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी वो बहुत नेक्स्ट लेवल की पाई जाती है, बट उसी ही विविधता में, उसी ही डाइवर्सिटी में एकता को, यूनिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने कुछ भाषा नीति अपनाई। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, जो हमारा जियोग्राफिकल कह सकते हैं जो एरिया है वो भी अलग अलग है ना। तो कल्चर, जियोग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारी विविधता है उसको एकता में बनाए रखने के लिए बात करी गई। लेकिन इसमें भाषा को क्यों, जो कि भाषा के साथ हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं पे जाते हैं, लाइक आप फ्रांस में जाएँ, जर्मनी में जाएँ, कनाडा में जाएँ, लंदन में, या फिर जैसे आप यूपी से हैं, अगर आप बिहार में जाते हैं, एमपी में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो हम यूपी वाले सोचते हैं कि हमें कोई हिंदी भाषी मिल जाए, मीन्स हमारे यूपी का कोई मिल जाए, और संयोग बस कि 1-2 हमें मिल जाते हैं तो उनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं ये तो हमारे अपने लोग हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारी भाषा है ना, वो हमें इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है। तो जो हमारा इमोशनली अटैचमेंट है, जो हमारी अपनी एकता है, उसको बनाए रखने के लिए जो हमारी भाषा नीति है ना, जो हमारी लिंग्विस्टिक पॉलिसीज़ है ना, उसको अपनाई गई। किंतु भाषाई विविधता के कारण इसके क्रियान्वयन से कई सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी उत्पन्न हुए। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि अब भाषा को ही सर्वोपरि रख दें, बाकी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा लाइक भौगोलिक जो हमारा क्षेत्र है ना, और जो हमारी क्या बोल सकते हैं, जो हमारा कल्चर तो हो गया, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, तो इन सब को भी हम नकार नहीं सकते, इनको भी हमें साथ साथ में लेके चलना है। तो अगर जब हम भाषा को सर्वोपरि रखते हैं, इसके आधार पर नीतियों का निर्माण करते हैं, तो इसके आधार पर कई सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी, कुछ नतीजे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और वो नतीजे क्या हो सकते हैं? वो नतीजे हमें पॉजिटिव, है ना, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी लाइक अपडेट्स हो, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल वो हमें दोनों तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग बिल्कुल इसी की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, है ना, सामाजिक
राजनीतिक प्रभाव, ये कौन कौन से प्रभाव हैं और हमें देखने को मिलते हैं, आइए बिल्कुल हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी कंट्रोवर्सी। सबसे पहले अगर हम सोशियो पॉलिटिकल में सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं तो हिंदी बनाम गैर हिंदी विवाद को देखते हैं। सबसे पहले कि द डेक्लेरेशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 क्रिएटेड फेयर मीन्स फेयर है ना अमंग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्पेशली तमिलनाडु। दिस लेड टू एंटी हिंदी एग्निसिस्ट इन 1956। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसकी कहानी हम लोग थोड़ी सी समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अनुच्छेद 343 है, ये क्या कहता है कि इसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया कि पूरे देश में हिंदी को कार्यकाज के रूप में, पढ़ने पढ़ाने के रूप में ही एक भाषा के रूप में नियुक्त किया गया है ना। लेकिन इससे क्या हुआ, जो दक्षिण भारतीय राज्य है, विशेषकर तमिलनाडु है ना, अगर हम बात करते तो सारे राज्य, बट विशेषकर तमिलनाडु में असंतोष देखने को मिलता है ना। जैसे बात करें अगर तमिलनाडु में, तो वहाँ पर आधिकारिक जो भाषा है वो तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है ना, और आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु बोली जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब वहाँ उनकी अपनी भाषा है तो हिंदी को ही सर्वोपरि क्यों रखें। जैसे हम यूपी से हैं, है ना, हम हिंदी बोलते हैं, तो अगर हमें कन्नड़ बोल दिया जाए, कन्नड़ में आप पढ़िए लिखिए, या फिर आप तमिल में पढ़िए लिखिए, या फिर मलयालम में, तो हमारे अंदर भी असंतोष होगा कि हम क्यों, जब उसमें हमें हमारा जो कहते हैं ना, हमारी अपनी जो मातृभाषा ही नहीं है तो उसमें हमें पढ़ना लिखना क्यों है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य है ना, वहाँ पर विशेषकर तमिलनाडु में से असंतोष फैला कि हिंदी को ही राजभाषा क्यों घोषित किया गया, और वही हमारे ऊपर एक प्रकार से वो थोपना हो गया, क्यों हम सब कुछ हिंदी भाषा में करें। तो इसी वजह से ये पॉलिसीज़ बनाई गई है ना। फिर 1956 में हिंदी विरोधी आंदोलन भी शुरू किए गए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये भाषाओं को लेकर के असंतोष हुआ, बट अगर इसके पॉजिटिव फेस की बात करते हैं तो चूँकि हम लोग भाषा से यानी कि लैंग्वेज से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जैसे अगर इन्होंने हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 में बोला गया कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया और सबको हिंदी पढ़ना लिखना अनिवार्य है क्लास 10 तक, ऐसा बताया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि हम लैंग्वेज से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, तमिल का बच्चा है वो भी हिंदी बोल रहा है, महाराष्ट्र का बच्चा है वो भी हिंदी बोल, तो आपस में हम लोगों में असंतोष नहीं फैला होगा। हमारे बीच में असंतोष नहीं फैलेगा, विद्रोह नहीं फैलेगा, तो एकजुटता को हम प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ में जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में कि हिंदी को, जो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में असंतोष फैलता है इससे, और यही रीज़न था कि अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखा गया कि हम एक दूसरे के साथ अटैच होकर के, एक दूसरे मतलब अपनी भाषा को श्रेष्ठ ना समझ करके या अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझ करके अगले की भाषा को डोमिनेट करें। इन सारे कंडीशंस को हटाने के लिए हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। फिर उसके बाद होता क्या है कि इसके क्या नतीजे निकल के आते हैं। स्ट्रेंथ्स रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है ना उनको मजबूती दिया गया। साथ ही साथ कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। उसके बाद कहा गया कि ठीक है, आप हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखें, है ना, अपना जो राजकाज है सारी चीज़ें देखें, बट असंतोष ना उत्पन्न हो, इस वजह से आधिकारिक भाषा के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को अनुच्छेद एक्ट है ना, अनुच्छेद 1963 के अधीन लाया गया कि आप जितने भी आधिकारिक कार्य हैं, जितने भी आप
जैसे संसद में कोई बिल पास होता है, कोई नियम या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, है ना, तो उसको पहले इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद उसको हम हिंदी में, बाकी आपका मलयालम में हो गया, कन्नड़ में हो गया, तमिल में, हम उसको अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करते हैं ना। तो बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1963 में क्या हुआ कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि 1968 में, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, 1968 में एक ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला आता है कि इसमें होता क्या है कि आप 3 लैंग्वेज को क्लास 10 तक पढ़ना ही है। जैसे यूपी बोर्ड के बच्चों की बात करते हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्लास 10 तक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तमिल की, तो उनको एक लैंग्वेज हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आप तमिल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगर केरला की, तो आपको हिंदी क्लास 10 तक पढ़ना ही पढ़ना है एक लैंग्वेज के रूप में, उसके बाद आप इंग्लिश और मलयालम पढ़ें, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आपको हिंदी एक भाषा मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, आप तेलुगु अपनी भाषा, उसके बाद आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं। ठीक, तो यही ट्राई लैंग्वेज फार्मूला मतलब त्रिभाषाई सूत्र लाने का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी को भी बच्चे समझे, मतलब हमारी जो राजकीय भाषा है, साथ ही साथ अपनी भाषा प्लस हमारी जो आधिकारिक भाषा है, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज़ एंड क्या नीतियाँ बनाई गई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि राइज ऑफ रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रीयता का उदय। अच्छा, अगर हम भाषा के आधार पर ही विभाजन करें या फिर नीतियाँ बनाएं या मतलब नियम बनाएं, तो वो तो गलत है ना। भाषा को तो ठीक है रखा जाए, साथ ही साथ हमारा जो अपना कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, चूँकि भाषा ही कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करती है, तो भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रीयता होती है उसके आधार पर, फिर प्रशासन के आधार पर भी नियम और रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए। तो इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज बिकम्स अ बेसिस फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, लिंग्विस्टिक प्राइड, स्ट्रेंथ, रीजनल मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि भाषा राजनीतिक लामबंदी और पहचान का आधार बनी। इसका क्या मतलब है ना, इसमें क्या है कि भाषा राजनीतिक लामबंदी और पहचान का आधार बनी। इसका क्या मतलब है, जब क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए, है ना, भाषा एक चुनावी मुद्दा बन जाए, तो यही आपकी क्या होगी, ये भाषा राजनीतिक लामबंदी, या फिर आप इसको कह सकते हैं राजनीतिक भाषाई लंबी कह सकते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को लेकर के असंतोष फैला हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अभी डीएमके पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है उसका विरोध किया जा रहा है कि हम हिंदी क्यों पढ़ें, है ना, कि हमें हिंदी हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। तो इसी हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए जो वहाँ का चुनावी मुद्दा बना है ना, वही आपकी राजनीतिक लामबंदी या फिर भाषाई राजनीतिक लामबंदी कह सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं। मतलब क्षेत्रीयता के आधार पर जब चुनावी मुद्दा बन जाए किसी भाषा को लेकर के, तो वही आपकी जो क्या कह सकते हैं, ये राजनीतिक भाषाई लंबी मानी जाएगी। तो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब ऐसा एक प्रकार से असंतोष देखते हैं, ऐसा मुद्दा देखते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी भाषा होती है वो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने में, उसको मजबूती लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक, इसमें भाषाई गर्व ने क्षेत्रीय आंदोलन को क्या किया, मजबूत किया, वही जो हमने बताया। अब एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में अगर देखें तो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसमें क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन क्या है, अब इसमें आपको हम बताते हैं। अब भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया, इसमें हम वन बाय वन ना, इसमें 3 ऐसी महत्वपूर्ण कमेटीज़ हैं जो मैं आपको थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन उसका देना चाहती हूँ, जो कि आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी, इसमें रिसर्च नहीं करना, बस इतना करना है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज रहे और अपना एग्जाम आप लिख पाए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी का नाम देख सकते हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं, वो 1953 है। लेकिन उससे भी पहले यहाँ 2 ऐसी कमेटियाँ आई थी, हम उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, जिसको बोलते हैं धर आयोग, है ना। और ये कब आता है? ये 1948 में आता है। हुआ क्या था कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आप सब लोग मिल करके पहले देश को स्वतंत्र कराने में हमारा सहयोग दें, उसके बाद हम भाषा के आधार पर क्या करेंगे, आपको एक स्वतंत्र राज्य बना देंगे। वही कि हम आपको एक राज्य बना देंगे, है ना। तो वो क्या होगी, वो काफ़ी टाइम तक वो कह सकते हैं उसका इम्प्लीकेशन नहीं हो पाया था, वो यूटिलाइज नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत पहले से ही वहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके आधार पर कुछ कमेटियों का, कुछ आयोग, धर आयोग था, इसमें क्या किया गया, इसमें ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ भाषा के ही आधार पर राज्यों का विभाजन करना, या फिर तो बस भाषा के ही आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ऐसा इन्होंने नहीं, इस धर आयोग इसका विरोध करता है। उन्होंने बोला कि भाषाई आधार के बजाय, मतलब भाषा को तो रखा जाए, लेकिन इसके बजाय जो इससे भी ऊपर आकर के है, वो कहते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। चूँकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इन्होंने प्रशासनिक आधार पर अपनी गठन का क्या कह सकते हैं, अपने जो कमेटी बनाई थी उसको, तो इन्होंने प्रशासनिक आधार पर, है ना, प्रशासन के सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात करी। फिर उसके बाद जो दूसरी कमेटी आती है, फिर जो दूसरा आयोग आता है, वो JVP समिति 1949। ये क्या बात करती है, ये अच्छा, इसमें इसकी जो गठन कर, मतलब इस कमेटी के गठन में कौन कौन थे, ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने बताया था कि भाषाई पुनर्गठन को फिलहाल स्थगित करने की सिफारिश की। उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को उसके आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन वो सैद्धांतिक पक्ष हुआ। लेकिन जब जनता की ये डिमांड है, जनता की मांग है, क्योंकि उनकी जो मांग होगी वो व्यवहारिकता के आधार पर होगी, तो अगर व्यवहार के रूप में भाषा को ही सर्वोपरि मान रहे हैं और उसके आधार पर राज्य का गठन करने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप भाषा को सर्वोपरि रखिए राज्य गठन के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको जो हमारा प्रशासनिक कह सकते हैं, जो प्रशासनिक सुविधा है, उसको भी आधार मान के चलना होगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को ज़्यादा, और उसके बाद इन्होंने भाषा को भी स्थगित करने का मतलब ये हुआ ना कि भाषा को भी इन्होंने एक प्रकार से महत्ता दी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्होंने प्रशासन को दी। फिर एक और कमेटी आती है, वो आपकी कौन है, ये आपकी है फजल अली आयोग, है ना, सॉरी, फजल अली आयोग। ये कब आता है, ये आपका 1953 में आता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण आयोग होता है। इसमें क्या कहते हैं कि इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब उसमें क्या क्या इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, यानी कि भौगोलिक जो क्षेत्रीयता होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो भूमि है वो ऊंची नीची है, और वहीं पर बात करते हैं यूपी की, तो क्या है, ये समतल है। तो यहाँ की जो खेती है, यहाँ पर चावल होता है, गेहूँ होता है, तो यहाँ के लिए जो है रिसोर्स अलग होंगे। बट वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है ना, तो वहाँ का जो संसाधन होगा, जो वहाँ की खेती, उसके लिए अलग। तो वही भौगोलिक क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे नागालैंड की बात करते हैं, वो संस्कृति वहाँ की बहुत मतलब एक अलग लेवल की है, क्योंकि वहाँ पर जनजाति रहती है ना, नागा जनजाति, तो वहाँ उस कल्चर के आधार पर, है ना, तो वही भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता मतलब, है ना, भौगोलिकता के आधार पर
फिर हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रशासन के आधार पर। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व करा और बोला कि इस आधार पर राज्य का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका धर आयोग 1948, जेबीबी समिति 1949 और फजल अली आयोग 1953, और इन सब ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने में एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो इस भाषा तो है, वो हमारी कल्चर का एक पार्ट है, क्योंकि हम भाषाई रूप से एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते। जैसे आप हमारी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी भाषा है। अगर मैं लाइक तमिल बोलूँ, या फिर मैं जर्मन बोलूँ, या फिर मैं लाइक कन्नड़ बोलूँ, मलयालम, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम और आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस लाइक 1956 में राज्य का क्या किया गया, पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वही कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो हमने देखा कि इसमें क्या होगा, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश 1953। इसमें क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में 1953 में जैसे राज्यों की मांग ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया कि चूंकि ये दक्षिण भारतीय लाइक हमारे क्षेत्र कह सकते हैं या फिर राज्य हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने 1953 में उन्होंने बोला कि हमें हमारी भाषा की स्वतंत्रता दी जाए। तो जो कि आंध्र प्रदेश में ना तेलुगु बोली जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने मांग करी थी कि आप हिंदी को मत थोपिए, हमें हमारी जो भाषा है उसके आधार पर हमें स्वतंत्रता दी जाए। तो कुल मिलाकर के इनके राजनीतिक जो मानचित्र है उसकी रूपरेखा को इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से बदल दिया। वही कि इसके आधार पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ, मतलब उनको मजबूती एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिली। फिर रिड्यूस्ड स्पेसिस्ट टेंडेंसीज, उसके बाद ऑल्सो इंक्रीज्ड रीजनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वही कि फिर इन्होंने अपने तरीके से अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बनाई। फिर अपनी डेमोक्रेसी जो अपनी इनकी लाइक कह सकते हैं डेमोक्रेसी की हिंदी क्या होगी, मतलब लोकतंत्र या गणतंत्र, है ना, इसको भी इन्होंने मजबूती से मिली। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं कि इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, जो 1963 में ये इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दिया गया था, है ना, कि इंग्लिश continued as an associate official language becoming dominant in higher education, administration and judiciary। इसका क्या मतलब है कि अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में जारी रही और उच्च शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका में प्रमुख हो गई। जैसा कि हम देखते हैं ना, हमने ऊपर भी इसकी चर्चा करी थी कि जब संसद में या फिर कोर्ट वगैरह में कोई जब बिल वगैरह पास होता है, फिर कोई केस बनता है, कोई केस फाइल किया जाता है, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर उसके बाद हम अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेशन करते हैं। लाइक हिंदी में हो गया, तमिल में हो गया, कन्नड़ में हो गया, मलयालम में, तो उस तरीके से इसमें क्या इसके नतीजे निकल के आते हैं। तो क्रिएट सोशल डिवाइड, मतलब इंग्लिश वर्सेस वन सेक्युलर मीडियम। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देखा, मतलब ये एक डिवाइडेशन हमें देखने को मिलता है। फिर एलाइट क्लास डोमिनेंस, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़। तो बिल्कुल ये सारे नतीजे हमें देखने को मिलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं ना, उसमें हमें भी क्या होता है, उसमें इनइक्वालिटी, असमानता का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला है इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब हमने ऊपर ही चर्चा की थी कि इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव कि विविधता में एकता को बढ़ावा, है ना, प्रमोटेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी के हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनकरेज्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, हमारी हिंदी भाषा को, इंग्लिश भाषा को, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को, फिर तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, है ना, तो वह ना कि बहुभाषावाद को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अल्पसंख्यक भाषाओं की रक्षा, मतलब जो कम भाषा बोलते हैं लेकिन फिर भी उनकी भाषा को महत्ता हमें लाइक हम देते हैं। इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, वो क्या है, जैसे लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेस्ट। आप देख ही रहे हैं कि तमिल में चल रहा है ना कि वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर के जो ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है उसका विरोध हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को, तो वही कि लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेस्ट आज भी हमें देखने को मिल रहा है। फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की अलग अलग पॉलिटीज़ अपना अपना एक प्रकार से अपनी अपनी भाषा के आधार पर वो अपना अपना राजनीति कर रही हैं। फिर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हम अपना जो
मतलब अपनी पहचान बनाने में आपस में संघर्ष किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मतलब राजनीतिक लामबंदी, जो हमने ऊपर भी देखा था। राजनीतिक लामबंदी क्या है कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए जो भाषा चुनावी मुद्दा बन जाता है ना, वही हमारी राजनीतिक लामबंदी या फिर भाषाई राजनीतिक लामबंदी कही जाती है। वही कि भाषा के मुद्दे चुनावी राजनीतिक या फिर क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष का महत्वपूर्ण साधन बन गए और यही हमारी राजनीतिक लामबंदी कही जाती है, फिर भाषाई राजनीतिक लामबंदी के रूप में जानी जाती है। अब इसकी एनालिसिस करें तो इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स अ compromise between national unity and regional identity. While it prevented fragmentation, it also institutionalized linguistic policy है ना। इसका क्या मतलब कि भारत की भाषा नीति राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान के बीच समझौते का उदाहरण है। इसमें विखंडन को रोका किंतु भाषाई राजनीति को भी असंस्थागत रूप से दिया। मतलब वो जो हमने ऊपर देखा बिल्कुल उसी का यह विश्लेषण है। अब इसका जो वर्तमान परिदृश्य है, मतलब कंटेम्प्रेरी सिनेरियो क्या है कि एनईपी 2020 मातृभाषा पर बल देता है कि हमारी अपनी जो मातृभाषा है उस पर, उस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर हिंदी थोपने को लेकर जो बहस जारी है उसके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पूछने की बात कर रहा है। फिर वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी को जो इनकी जो महत्ता है ना उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। अब कंक्लूजन अगर देखें तो द सोशियो पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसीज इन इंडिया हाईलाइट्स द dialect balance between unity and diversity, while linguistic diversity strengthens democracy sensitive implementation is essential to avoid conflict। मतलब जो भारत की भाषा नीति है ना, इसके जो सामाजिक राजनीतिक प्रभाव हैं वो यह दर्शाते हैं कि एकता और विविधता के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बना रहना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए भाषाई विविधता लोकतंत्र को मजबूत करती है, परंतु संवेदनशील क्रियान्वयन भी इसका जरूरी है। मतलब संवेदना को रखते हुए भी हम इसका क्रियान्वयन करें कि हमें अपनी अपनी जो हमारी स्वतंत्रता है वो हमें मिलनी चाहिए, किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये संवेदनशीलता, मतलब इस संवेदनशील के साथ क्रियान्वयन भी होना जरूरी है। तो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आए। गाइस अगर पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को और कमेंट भी करना है, साथ ही साथ शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके रखना है ताकि सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसी के साथ ये रहा, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड काम।